बच्चों, तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंतरा भाग 2 का चौथा पाठ केदारनाथ सिंह। इसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह हैं। तो बनारस व दिशा 2 कविताएं हैं छोटी छोटी। तो केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय देखते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में 1934 में हुआ था। चकिया ग्राम है बलिया जिले का, और 2018 में इनका निधन हो जाता है। 19 मार्च 2018 को 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहां से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर अवकाश प्राप्त किया। केदार सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदार सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन रोटी बेल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं के साथ साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तु में कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्होंने अपनी कविताओं में आदमी की ओर समीप ले आया है। इस प्रक्रिया में केदार सिंह की भाषा और नम्य पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई ऋजुता और बेलोसपन आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अन्यासी दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब तक केदार सिंह के सात काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो इनमें हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाग, टॉल्स्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद और आधुनिक कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। ये मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह है इनकी। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो इनकी कविता है बनारस। तो बनारस का हम सारांश देखते हैं। कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों, कटोरे जिनमें वसंत उतरता है, उनका चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथ्य की आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव एक और मंदिरों घाटों पर चलने वाली दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि है। उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रोम में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनतम आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता का भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। तो हम पहली कविता पढ़ेंगे बनारस। तो बनारस कविता बनारस शहर में वसंत के अचानक आने का वर्णन यहाँ किया गया है। वसंत में धूल भरी आंधी चलती है जिससे सारे शहर में धूल ही धूल हो जाता है।
इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा अब मंडुआ डीहे की तरह से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यानी लहर तारा या मंडुआ डीहे बनारस के मोहल्ले का नाम है। बवंडर होता है अंधड़ या आंधी। तो ये प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से अद्भुत है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इन पंक्तियों में बनारस शहर में वसंत के अचानक आने का वर्णन किया गया है। वसंत में धूल भरी आंधी चलती है, जिससे सारे शहर में धूल ही धूल हो जाती है। वसंत के अकस्मात आगमन पर बनारस में लहर तारा या मंडुआ डीहे मोहल्ले में धूल भरी आंधियां चलती है, जिसके कारण पुराने शहर बनारस के प्रत्येक भाग में धूल ही धूल भर जाती है। तो धूल के कारण जिस प्रकार मुँह किरकिरापन हो जाता है, उसी प्रकार शहर में धूल ही धूल हो जाती है। लगता है मानो बनारस शहर की जीभ धूल के कारण किरकिरी हो गई है। उड़ता है धूल का बवंडरों से महाने पुराने शहर की जीभ किरकिरी होने लगी है। यानी जिस प्रकार मुँह में किरकिरापना हो जाता है, उसी प्रकार लगता है कि मानो बनारस शहर की जीभ भी धूल भरी के कारण किरकिरी हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में वसंत ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती है और सारा वातावरण धूल दूषित हो जाता है। यानी कवि ने बनारस की वसंती प्रकृति का यहाँ यथार्थ चित्रण किया है। शब्द चयन सार्थक है, वातावरण का एक बिंब प्रस्तुत किया गया है, देश शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, मुख्य छंद की रचना की गई है, मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशा स्व मेघ पर आ जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों को कटोरा का निचाट खालीपन। यानी सुख भुगाता जागने की क्रिया। सुख भुगाता क्या होता है? जागने की क्रिया। पच किया अंकुरण होता है। निचाट बिल्कुल एकदम। तो इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में वसंत आगमन का वर्णन किया है। वसंत आने पर बनारस में नवीन जागृति, उल्लास और चेतना व्यक्त हो जाती है। पत्थरों तक में भी नरमी का एक एहसास हो जाता है। कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से अस्तित्व में है और उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, उसमें जागृति सी आ जाती है। जो अस्तित्वहीन है उनमें भी नवांकुर फूटने लगते हैं, फेंकने लगता है पचकियाँ, यानी अंकुर फूटने लगते हैं। इस प्रकार वसंत की हवा के सारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। लोग विगत असफलताओं में निराश नहीं होते, बल्कि उनमें नई उमंग और नया संकल्प भर जाता है। नव जीवन का संचार होने लगता है। वातावरण नवीन उत्साह से भर जाता है। दशा में घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो नदी का स्पर्श करने वाला घाट का अंतिम पत्थर कुछ और नरम हो गया हो है। आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, उसकी कठोरता कम हो गई है। यह ऐसा ही है जैसा पाषाण हृदय व्यक्ति का हृदय बदल जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक विशेष प्रकार की नमी दिखाने लगती है, एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। घाट पर बैठे भिखारियों के कटोरे भिक्षा से भर जाते हैं, जैसे उनमें वसंत उतर आया हो। जो दीनहीन है उनमें भी एक उमंग आ जाती है। तो सार्थक बिंब योजना का प्रयोग है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों और घाटों पर बैठे भिखारियों का वर्णन, चित्रोत्तमता है, भाषा में प्रसाद गुण और सहजता विद्यमान है। बनारस का वर्णन अतीव ही सजीव है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है।
इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। यानी अनंत जिसका अंत न हुआ हो, बहुत अधिक अनेक। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने वसंत आने पर बनारस में जो प्रसन्नता व्याप्त होती है उसी का वर्णन किया है। वसंत आने पर भिखारियों के कटोरे भीख से भर जाते हैं, उसके मुख पर प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। कवि वसंत के आने पर बनारस में जो प्रसन्नता व्याप्त होती है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कहता है कि वसंत आने पर बनारस के अभावग्रस्त लोगों में भी उल्लास व्याप्त हो जाता है। खाली कटोरों में वसंत उतर आता है, अर्थात भिखारियों के कटोरे भीख से भर जाते हैं, उनके चेहरे पर उमंग आती है। बनारस की यह विशेषता है कि यहाँ दिन उल्लास, उमंग और प्रसन्नता के साथ प्रारंभ होता है। लोगों की जिजीविषा, आशा और उमंग के साथ यह शहर भरा रहता है। लोग आशा और उमंग के साथ जीते हैं। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई शव गंगा के किनारे लाया जाता है। इस प्रकार यह शहर खाली भी होता रहता है। लोग शव के कंधे उठाकर अंधेरी गली से निकलकर गंगा की ओर दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, अर्थात मृत्यु के अंधकार से निकलकर शव को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाया जाता है। इस प्रकार शहर में कहीं खुशी का वातावरण व्याप्त होता है तो कहीं शोक की काली चादर बीत जाती है। इस प्रकार परस्पर विपरीत दृश्य बनारस में देखने को मिलता है। यानी बनारस के हर्ष विषाद का यहाँ वर्णन किया गया है। केदार सिंह ने बनारस में रहकर इस नगर को बहुत ही देखा परखा है और उसी की यथार्थ व्यक्ति की है। इस कविता में खाली कटोरे में बसंत का उतरना नया प्रयोग किया है, भाषा प्रसाद गुण युक्त है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बसते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बनारस से। यानी सामूहिकता, यानी मिला जुला दृढ़ता मजबूती से समूचे पूरे समग्र खड़ाऊ लकड़ी से बनी पैरों में पहनने वाली पादुकाएं होती है। इन पंक्तियों में बनारस की जीवन शैली का वर्णन नहीं है। यहाँ हर कार्य धीरे धीरे होता है, मानो इस शहर की विशेषता है। आध्यात्मिकता एवं संस्कृति की दृष्टि से इस नगर का अपना अलग ही एक महत्व है। बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, उनका जीवन धीमी गति से चलता है। मंदिरों और गंगा के घाटों पर बहुत मंद ध्वनि से घंटे बजते हैं और शहर में संध्या धीरे धीरे उतरती है। भाव यह है कि बनारस में जीवन सहज रूप से चलता है। हर कार्य का धीरे धीरे होना यहाँ का स्वभाव बन गया है। यही सामूहिक मंथर गति से सारे शहर को बांधे हुए हैं। इस मजबूत बंधन के कारण यहाँ हर चीज अपने स्थान पर स्थिर है, वह गिरती और हिलती नहीं है। गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा आज भी अडिग है। नाव भी निश्चित स्थान पर बनती है और तुलसीदास की खड़ाऊ भी सैकड़ों वर्षों से वहीं रखी है। पुराने मूल्य, मान्यताएं, आस्थाएं, विश्वास, श्रद्धा आदि सभी बनारस में सुरक्षित है। बनारस की अध्यात्म और भव्यता अब भी जैसी की तैसी है। भाव यह है कि बनारस का जीवन अब भी पुराने ढंग से चलता है। बनारस की अपरिवर्तित आध्यात्मिकता, संस्कृति, आस्था और परंपराओं का यहाँ वर्णन किया गया है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिंब योजना आकर्षक है, मुक्त छंद का प्रयोग है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में
इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यहाँ आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। यानी बनारस की संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन है। कवि श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए गंगा की आरती उतारी जाती है, तो कहीं सब यात्रा निकाली जाती है। इस मिले जुले रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कहता है कि कभी संध्या के समय अचानक इस बनारस नगरी को देखो तो एक अजीब सी दृश्य आंखों के सामने आएगा। संध्या आरती के समय इस शहर में देखो तब एक आश्चर्यचकित दृश्य दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा मानो शहर आधा जल में है, शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है। अर्थात संध्या के समय मंदिरों घाटों पर आधा बनारस शहर, संध्या के समय मंदिरों घाटों पर आधा बनारस शहर जल मंत्र और फूलों से भगवान की आरती उतारने में निमग्न रहता है। उसी समय दूसरी ओर गंगा तट पर चिता जलती दिखाई देती है, आधा सव में, यानी चिता जलती दिखाई देती है। इसी प्रकार यह शहर आधा नींद में, आधा सव में दिखता है, तो कहीं आधे शहर में शंख की ध्वनियां सुनाई देती है। अर्थात आधा शहर नींद की अचेतना में डूबा रहता है, तो कहीं देर रात तक पूजा पाठ होता रहता है। आधा शहर प्राचीन संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है, आधा शहर प्राचीनता की आध्यात्मिकता और श्रद्धा भक्ति में डूबा दिखाई देता है। आधा शहर आधुनिक संस्कृति के सरोवर में दिखता है। यानी संध्याकालीन बनारस के वातावरण का वर्णन है। बनारस की प्राचीनता और नवीनता का वर्णन यहाँ किया गया है। जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी के अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इस तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। यानी एक और बनारस के प्राचीनतम भव्य स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है, तो दूसरी ओर बनारस की आधुनिकता का वर्णन है। इसमें बनारस के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत किया गया है। सदियों से चली आ रही आध्यात्मिकता और संस्कृति वैभव का इसमें वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ विद्यमान है वह सभी बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के खड़ा है। बनारस की प्राचीनता, आस्था, आध्यात्मिकता, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक गति विरासत के रूप में यहाँ के जनजीवन में व्याप्त है। उनका मिथिक्य रूप आज भी सुरक्षित है। जो अस्तित्व में नहीं है उसे राख रोशनी के ऊंचे खंबे, आग के स्तंभ, पानी के खंबे, धुएं की सुगंध, आदमी के उठे हाथ थामे हुए हैं। अर्थात बनारस में आध्यात्मिकता की दोनों शैलियों के मिले जुले रूप को देखने को मिलता है। यहाँ बनारस शहर सदियों के किसी अज्ञात अदृश्य सूर्य को अर्घ्य देता हुआ गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से अनजान है। सूर्य को ब्रह्मा का प्राचीनतम रूप मानकर सदियों से यहाँ पूजा जा रहा है। यह परंपरा आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी गंगा के बीच में खड़े होकर उसके जल से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बनारस का एक भाग आज भी प्राचीन परंपरा में दृढ़ है, तो दूसरा आधुनिकता से प्रभावित है। इसी प्रकार बनारस में प्राचीनता के साथ आधुनिकता का समावेश है। यहाँ एक छोटी सी कविता और दी गई है, दिशा। तो दिशा का सारांश यहाँ हम देखते हैं कि इस कविता का सारांश क्या है। दिशा कविता का बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चों के कवि पूछता है हिमालय किधर है। बाला का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है, छोटी है और यह कहती है
कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं कि कविता की भाषा सहज है। यानी छोटी सी कविता है, कवि बच्चों से पूछता है कि हिमालय किधर है। तो हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यानी यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। यथार्थ के स्तंभ में सभी अपने ढंग से सोचते हैं, बच्चे भी अपने ढंग से सोचते हैं। बच्चों की दुनिया छोटी होती है, बच्चा अपनी सीमा में सोचता है। कवि कहता है कि मैंने स्कूल से बाहर आते हुए एक बच्चे से प्रश्न किया, हिमालय किधर है? तो बच्चे ने सहजता से हिमालय उधर ही बता दिया जिधर उसकी पतंग उड़ती भागी जा रही थी। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने जाना कि हिमालय किधर है। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने समझा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चे दुनिया की हर चीज़ को अपने ढंग से देखते हैं। उनकी दुनिया छोटी होती है, वे उसी सीमा में सोचते हैं। यानी इन पंक्तियों में बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है। बच्चे सहज रूप से ही किसी बात का उत्तर दे देते हैं। भाषा अत्यंत बिल्कुल सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सबके सोचने का ढंग अलग अलग होता है, यही इस कविता में दिखाया गया है। मैंने स्वीकार किया किधर है, तो मैं बच्चे के साथ सहज उत्तर में कवि मुग्ध दिखाई देता है। तो ये पाठ अपना संपन्न हुआ।